नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करें। तो आज का पहला करंट अफेयर है कि यूएस और चाइना के बीच में जो चिप वॉर है वो फिर से चालू हो गई है। अब चिप वॉर क्या है? देखिए, सेमीकंडक्टर के जो यूज होता है सिलिकॉन चिप बनाने में, उसकी वॉर हुई है। यूएसए के पास बहुत ही इन्हांस्ड टेक्नोलॉजी है, सही है, बहुत सारे पावरफुल सिस्टम है, सॉफ्टवेयर यूएस प्रोवाइड करता है। पर चाइना के पास क्या है? चाइना के पास है रॉ मटेरियल, चाइना के पास गैलियम है, चाइना के पास जर्मेनियम है। इनके बिना तो आप सेमीकंडक्टर चिप्स की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो यूएसए ने कुछ दिन पहले क्या किया था, टीएसएमसी एक कंपनी है, ये ताइवान सेमीकंडक्टर की कंपनी है, ये पूरा नाम है, उनके द्वारा चिप जो है चाइना में जो ट्रांसपोर्ट होती है उस पर बैन लगा दिया था। साथ ही कई हाई एंड टेक्नोलॉजी जिनका मिलिट्री में यूज हो सकता था वो सब बैन लगा दिया। अब इसी का जवाब चाइना ने दिया। चाइना ने क्या किया कि जो गैलियम, जर्मेनियम, इन सब पर उन्होंने बैन लगा दिया, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, रॉ मटेरियल उनके पास है। तो रॉ मटेरियल अगर उनके पास है तो उन्होंने कहा हम रॉ मटेरियल पे ही बैन लगा देते हैं, और हम इसलिए बैन लगा रहे हैं क्योंकि यूएसए ने ऐसा किया। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये न्यूज़पेपर में छपा था तो इसमें देख लीजिए आप। तो तीन इसमें एलिमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो गैलियम, दूसरा जर्मेनियम, तीसरा एंटीमनी। सही है, तो सही है, ये तीन हो गए। चाइना ने ये वो अनाउंस किया कि हम ये और कुछ हाई एंड टेक मटेरियल्स इनका मिलिट्री में एप्लीकेशन हो सकता है, उनको हम बैन लगा रहे हैं। ठीक है, तो एक यूएस चाइना ट्रेड वॉर की शुरुआत हो चुकी है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रंप आएंगे वैसे वैसे क्या होगा, चाइना पे टैरिफ बढ़ेगा और चाइना यूएस की ट्रेड वॉर्स फिर से चालू हो जाएगी, जो पहले भी थी। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आ रही है कि जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या करा, कल वहां पूरा मतलब एक दिन पूरा रकस फैल गया, पूरी नौटंकी रही। हुआ क्या, मैं आपको ऐसे पूरा स्टोरी में नरेट करके बताता हूं तो आपको समझ में आएगा। ये जो हम वहां के प्रधानमंत्री, सही है, वहां के राष्ट्रपति हैं यू सुक योल, इन्होंने क्या करा, इमरजेंसी लगा दी। अब इन्होंने इमरजेंसी क्यों लगाई? क्योंकि देखिए इनकी जो लोकप्रियता है वो वो होती जा रही है वहां। और क्या हो रहा है, अपोजिशन जो है वो इनके खिलाफ उग्र होता जा रहा है। तो इन्होंने क्या सोचा कि मैं इमरजेंसी लगा देता हूं और जितनी भी अपोजिशन फोर्स है उनको मैं काउंटर कर लूंगा। हुआ क्या कि जैसे ही इन्होंने ये मार्शल लॉ लगाया तो पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है उसे घेर लिया मिलिट्री ने। अच्छा, तुरंत पार्लियामेंट बैठी और इनकी पार्टी के जो मेजोरिटी है उनके जो लीडर है ये उन्होंने क्या करा, उन्होंने खुद इस बैन को लिफ्ट कर दिया। कहने का क्या मतलब है कि इन्होंने लगाया लेकिन पार्लियामेंट ने वो बैन लिफ्ट कर दिया, तो वो बैन अब लिफ्ट हो गया। अब आगे इन पर कार्रवाई होगी। तो ये है वहां के राष्ट्रपति। तो ये वो क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का ध्यान रखना है, एक इनका नाम याद रखना है, क्योंकि हो सकता है कि अभी हाल ही के वो पेपर्स में ये आ जाए, क्योंकि ये बड़ी अप्रतिम सी घटना है। सही, अब अगली वो न्यूज देखिए। ये क्या है कि 3 साल में जो पीएलआई है, पीएलआई एक बड़ी फेमस स्कीम है सरकार की, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, पीएलआई, प्रोडक्ट लिंक वो इंसेंटिव। ये स्कीम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में दी जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, कुछ ऐसे सेक्टर सरकार ने, 14 है टू बी प्रिसाइज, 14 सेक्टर सरकार ने जो है वो नॉमिनेट करे, और उनमें क्या करती है सरकार, जैसे आप कोई नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते तो सरकार क्या करती है, काफी ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो अभी ये 3 साल से स्कीम चल रही, तो अब देखा गया कि इसमें जो टारगेट था वो 16 लाख डायरेक्ट जॉब्स का था, उसमें से 5.84 लाख डायरेक्ट जॉब्स वो निकली। डायरेक्ट मतलब जो सीधा सीधा है, कई इनडायरेक्ट जॉब भी जनरेट होती है। जैसे एग्जांपल देता हूं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहीं फैक्ट्री लगी, सही है, तो अब उसके आसपास क्या होगा, चाय की टपरी वाले लोग खोलेंगे, पकौड़े वाले खोलेंगे, तो इनडायरेक्ट जॉब है। सही है, डायरेक्ट जॉब कैसी है, जो कंपनी के सीधा पेरोल में। तो 5.84 लाख जॉब जनरेट हुई है, और ये टारगेट का 36%, ठीक ठाक परफॉर्मेंस इसको कहा जाएगा। सही, अब नीचे देखिए, कुछ ऐसे सेक्टर हैं, मैंने क्या बोला 14 है, 14 में से कुछ ऐसे सेक्टर है जहां बिल्कुल बहुत ही फास्ट जॉब भी क्रिएट हो रही, भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट क्यों बढ़ रहा, जब भारत में मैन्युफैक्चरिंग होगी तो इस पूरी स्कीम से भारत दो चीजों को टारगेट कर रहा है। एक तो किसको टारगेट कर रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब को, सही है। दूसरा वो किसको टारगेट कर रहा है कि लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है
उसको बढ़ाया जाए। भाई भारत में मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, जैसे चाइना में होती है ना मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग बेस है इसको बढ़ाया जाए। और इंडिया का जो शेयर है, यानी यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता है, यहाँ से जो ट्रेड होता है पूरी दुनिया में, वो अभी बहुत ही छोटा है। सही है, अभी हम नीचे देखेंगे तो वो बहुत ही छोटा है, वो जो है वो बढ़े, तो ये चाहती है वहाँ की वो सरकार। तो इस ये दो ऑब्जेक्टिव है पीएलआई के, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम के। अब इसमें कुछ सेक्टर तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जैसे मोबाइल फोन में देखिए आप, आप देख रहे हैं वहाँ कितनी जॉब जनरेट हो रही, प्लस वहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी बहुत लग रहे हैं। भारत एकदम से दुनिया में बहुत ज्यादा मोबाइल प्रोड्यूस भी कर रहा है, साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी कर रहा है। फार्मास्यूटिकल में भी बढ़िया चल रहा, फूड प्रोसेसिंग में भी बढ़िया चल रहा। अच्छा, कौन से ऐसे सेक्टर है जहां पे अनुमान से बहुत ही कम जॉब जनरेट हुई है? एक है टेक्सटाइल, दूसरा है सोलर इंडस्ट्रीज, वहां जॉब कब जनरेट हो रही, तीसरा है ऑटोमोबाइल या ऑटो कंपोनेंट्स। इन 3 जगह जो है वो काफी कम है। ठीक, ये हो गया। आगे देखते हैं अगली न्यूज, टर्मिनली इल एडल्ट्स। अब देखिए यूके में एक बिल आया है, उसमें क्या हुआ है कि जैसे एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं इथुनेसिया, ठीक है, यूथेनेशिया। ठीक है, तो अब वो यूथेनेशिया में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए टर्मिनली इल है, मतलब कोमा में है, अब क्या करते हैं कि डॉक्टर को अलाउड होता है कि वो क्या करे, वो फैसला कर ले कि इस व्यक्ति को इसके कष्ट से हमें दूर करना है और मृत्यु का दान देना। सही, इथुनेशिया भारत में भी बैन है और बहुत सारे देशों में भी बैन है। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है, यूके में एक टर्मिनली इल अडल्ट करके बिल आ रहा है। इसमें क्या होता है, जो टर्मिनली इल होते हैं, अब जैसे मान लीजिए सपोज किसी व्यक्ति को बहुत लंबे समय से कैंसर है, 4थी स्टेज का कैंसर है, सही होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, मरने का वो दिन के इंतजार कर रहा, तो वो डॉक्टर से ये कह सकता है कि भाई मेरे को जो है आप ऐसे ड्रग्स दें जिससे मेरी मृत्यु आसानी से और जल्दी हो जाए, क्योंकि इस बीमारी के लेटर एंड में कष्ट बहुत होता है, पेन बहुत होता है, तो इस पेन को रिड्यूस किया जा सके। इथुनेशिया अभी भी बैन है। इथुनेशिया में क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो व्यक्ति होता है उससे पूछा नहीं जाता, अब वो कोमा की स्टेज में तुम उससे क्या पूछ रहे हो, तो यहाँ क्या है, उस व्यक्ति की भी राय। तो भारत में भी एक ऐसा लॉ है, 2018 में क्या हुआ, भारत में एक आर्टिकल बहुत ही फेमस आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स का, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या है कि राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ है। अब जो राइट टू लाइफ है वो रिकॉग्नाइज करता है पैसिव इथुनेशिया को। पैसिव इथुनेशिया क्या मतलब, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या है सपोर्ट सिस्टम में, सही है, तो कोई व्यक्ति सपोर्ट सिस्टम में जी रहा है। अब जो कोई व्यक्ति अगर सपोर्ट सिस्टम में जी रहा है तो और वो बहुत लंबे समय से इल है, तो हाँ, तो क्या कर सकते हैं, उसके बहुत ही नियर डियर, जैसे मान लीजिए किसी की वाइफ है तो हस्बैंड से पूछ के उसका सपोर्ट सिस्टम हटा सकते हैं। अब वो कई समय से कोमा में है, आईसीयू में, सपोर्ट सिस्टम में जी रहा, तो अगर हस्बैंड साइन कर दे तो उसका सपोर्ट सिस्टम हटाया जा सकता है। ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट। तो भारत में एक अधिकार है जो सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया है अंडर आर्टिकल 21 के तहत, वो है राइट टू डाई विद डिग्निटी, डिग्निटी के साथ मृत्यु। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है पेपर में। इंडिया चाइना पे बात कर लेते हैं। जयशंकर साहब ने ब्रीफ किया अभी इंडिया चाइना टाइज के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि लद्दाख सेक्टर में जो है अभी डिसएंगेजमेंट हो चुका है, ठीक है, फोर्सेस पीछे हट रही है, अभी विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स वो चल रहा है। तो इसमें उन्होंने, वो कहीं प्रेस वार्ता कर रहे थे तो उन्होंने 3-4 चीजें बोली, ये अभी देख लेना आवश्यक है, सही है। तो इसमें क्या होता है, आप इंटरव्यू में काफी अच्छे से अगर आपको ये इशू पता हो तो आप बोल सकते हैं। तो क्या है कि वो जयशंकर साहब ने कहा 3 प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल तो ये कि आप एलएसी जो है उसमें आप उसे हर साइड की जो एलएसी है उसको रिस्पेक्ट करें। अब आप कहोगे एलएसी तो ही की है, नहीं, पर्सपेक्टिव एलएसी का अलग अलग है, चाइना का पर्सपेक्टिव अलग है, इंडिया का पर्सपेक्टिव अलग है, और जहां जहां पर डिफरेंस है उन्हें दोनों कंट्री रिस्पेक्ट करें रादर देन टेकिंग अ इंडिविजुअल डिसीजन। खुद ही कोई डिसीजन ले लेना, सही है, यूनिलैटरली कोई डिसीजन ले लेना, इससे बढ़िया क्या करें, वार्ता से, चर्चा से हम क्या करें, सारे अपने डिफरेंसेस है उन्हें सॉल्व करें। तो उन्होंने यही बोला, बोथ साइड शुड स्ट्रिक्टली रिस्पेक्ट एंड ऑब्जर्व एलएसी, पहला। दूसरा, नीदर साइड शुड अटेम्प्ट यूनिलैटरली आफ्टर अल्टर द स्टेटस को, जैसे गलवान के बाद हुआ था, चाइना वो अंदर ही घुस गया, उसने भारत के जो पेट्रोल पॉइंट्स है कई ब्लॉक कर दिए, तो ये इशू है। तीसरा, एग्रीमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग रीच्ड इन पास्ट मस्ट बी फुली अबाइडेड। अब होता क्या है, देखिए इसमें बड़ी समस्या है, चाइना क्या करता है, जब उसका मन होता है
तब एग्रीमेंट कर लेता है, फिर क्या करता है, कुछ दिन बाद फिर एग्रेशन करने लग जाता है। तो ये एक चाइना का पैटर्न देखा हो जाता है। इसे कहते हैं सलामी स्लाइसिंग। सलामी स्लाइसिंग क्या होता है, जैसे समझ लीजिए, सलामी स्लाइसिंग ऐसे होता है धीरे धीरे कैप्चर करना, ताकि वॉर भी ना हो और एरिया भी कैप्चर हो जाए। प्लस इससे भी बड़ा, ये जो LAC एक्टिव करी जाती है ना, इसके पीछे बहुत सारे एजेंडा होते हैं। एक एजेंडा ये भी होता है कि भारत को बिजी रखा जाए उधर, तो अब वो भारत वो उधर बिजी रहेगा, खर्चा रहेगा, भारत का पूरा ध्यान उधर रहेगा, तो नेवल कैपेबिलिटीज डेवलप नहीं कर पाएगा। राफेल खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे, क्योंकि इतनी सारी फोर्सेस वहां है, अभी भी 60,000 के आसपास ट्रूप्स हैं वहां। तो सोचो आप, उनके साथ हथियार, फिर उनका खाना, कितनी मल्टीपल चीजें, वो सब वहां है, तो उसमें कितना खर्चा आता है। अगर मान लो वहां LAC इतना वो नहीं होता, तो वहां इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस से ही काम चल जाता, सही है। और इतना जो खर्चा हो रहा है, इसको हम लोग क्या कर सकते थे, इन्वेस्टमेंट में लगा सकते थे। तो इन्वेस्टमेंट मतलब कहाँ, कि एक तो भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में, दूसरा भारत महंगे और सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म्स खरीद सकता था, जैसे राफेल हो गया, और ज्यादा नंबर्स पे, या 5th जनरेशन में और ज्यादा तेजी से काम कर सकता था। तो ये सब चीजें, अब वो क्या हो रहा है कि चाइना की तरफ से काफी प्रेशर आ रहा है कि आप, अब हम डिसएंगेजमेंट तो करने लगे हैं, तो आप क्या करो, टाइस इंप्रूव करो, टाइस में भी इकोनॉमिक और पीपल टू पीपल। तो इस पर भारत सरकार का ये कहना है कि भाई अभी तो हम देख रहे हैं, क्योंकि ये तो तुम हर बार ही करते हो, तो अभी वो देख रहे हैं कि हमें क्या है, कंटिन्यूअस इसको मॉनिटर करना है। तो कुछ साल हम देखेंगे कि तुम इसको फॉलो भी करते हो कि अब खाली तुम इकोनॉमिक टाइस कर रहे हो। तो कई बार भारत ने पहले क्या किया है कि डिसएंगेजमेंट करते इकोनॉमिक टाइस वो चालू कर दी, तो अभी उसमें हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले चाइना ने ये भी रिक्वेस्ट करी थी कि बीजिंग से डायरेक्ट फ्लाइट होनी चाहिए नई दिल्ली, जो कि अभी नहीं चलती, सही है। तो ये सब अभी चल रहा है आपस में, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। 8th COP29 कॉन्फ्रेंस ऑन ऑफ पार्टीज 29 बाकू अजरबैजान में हुई है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला डेटा, ठीक है, ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए। अब इसमें क्या हुआ, इस बार की थीम थी क्लाइमेट फाइनेंस। अब क्या हो गया, ये जो COP है ना, ये पूरी एंड हो गई, तो आज समझ लीजिए, ठीक है, ये सब इतना मेन उसका जिस्ट है। थीम जो है उसकी थी क्लाइमेट फाइनेंस। तो इस बार पूरी चर्चा होनी थी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसको हम फाइनेंस कैसे करें ताकि ना हो क्लाइमेट चेंज, सही है। तो इसके लिए क्या वो डिसाइड किया था पहले पेरिस एग्रीमेंट में, कि जो अमीर देश है वो गरीब देशों को पैसा देंगे, सही हो गया। अब इस बार ये फैसला होना था कितना पैसा, तो हुआ क्या, एक पूरा स्टडी हुई, और स्टडी में ये पाया गया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन्हें 1.3 ट्रिलियन चाहिए। तो मैं, अगर आप हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो लगातार देखते हैं, तो मैं कई दिनों से इस पर चर्चा कर रहा हूँ कि क्यों चाहिए पैसा। पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप होना है, वो बिना एनर्जी के पॉसिबल नहीं है। और एनर्जी अगर हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स से निकालना चाहते हैं, तो उसमें लगती है सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, उसमें लगता है खर्चा। वो खर्चा कहाँ से आएगा, क्योंकि वो तो बेचारे खुद ही अंडर डेवलप्ड कंट्री, तो डेवलपिंग कंट्रीज को फंड देना पड़ेगा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को, ऐसा है। तो कितनी आवश्यकता है, 1.3। अब ये लोग दे कितना रहे, 300 बिलियन। सोचो, आवश्यकता है 1.3 ट्रिलियन और दे कितना रहे, 300 बिलियन। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं फेल हो गया लगभग। और 2035 तक ये देते रहेंगे हर साल 300 बिलियन, पर आवश्यकता कितनी है, 1.3। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा। क्या याद रखना है, एक तो COP बाकू अजरबैजान, दूसरा ये याद रखना है क्लाइमेट फाइनेंस, सही है, क्लाइमेट फाइनेंस की थीम थी। तीसरा ये ध्यान रखना है कि इम्फेसिस था न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। न्यू कलेक्टिव वो क्वांटिफाइड गोल मतलब एक नंबर। जब भी क्वांटिफाइड की बात आती है तो क्वांटिटेटिव का मतलब होता है एक नंबर, और वो नंबर कितना था, 1.35 ट्रिलियन। इतना मांग रहे थे लोग, ये डेवलपिंग कंट्री वाले, पर डेवलप्ड कंट्री ने कितना दिया, 300 बिलियन। तो अभी भी वो सीरियस नहीं। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप आ गए, तो अब तो इसके बाद ये भी खतरा है कि वो पुल आउट ही कर ले, क्योंकि उनका ऐसा विश्वास है क्लाइमेट चेंज जैसा कुछ नहीं होता, ये उनका मानना है, सही है। तो ये बड़ा मामला गड़बड़। इंडिया का रोल क्या है, देखिए इंडिया इस पे क्या क्या कर रहा है। एक तो भारत सरकार ने 19,000 करोड़ 2024 के बजट में रिन्यूएबल एनर्जी और एफिशिएंसी को दिए, तो ये पहला डेटा। दूसरा, भारत में स्कीम चल रही है कई, एक स्कीम का नाम है फेम स्कीम। इकोनॉमी की जो क्लासेस हैं उनमें हम इसको डिटेल में कवर करेंगे, तो थ्योरी का पार्ट जितना है उतना वहां होगा, बाकी करंट अफेयर तो आप देखते रहिए। तो एक है फेम स्कीम, सही है। ये फेम स्कीम किसके लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, सही, तो उसमें सब्सिडी प्रोवाइड करी जाती है। दूसरी है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें क्या होता है कि जो आप घर में सोलर पैनल लगाते हैं उसमें सब्सिडी मिलती है। अभी नीचे देखेंगे इससे रिलेटेड एक डेटा भी है। तीसरा है PM E ड्राइव, सही है, तो ये भी वही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को
वो लेकर के ये सारी स्कीम मिलके क्या कर रही है, भारत का जो कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस करेगी। भारत का ये भी टारगेट है कि 2070 तक 2070 तक हम लोग नेट कार्बन न्यूट्रल कंट्री हो जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं नाइन्थ क्या है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS टू एसेस 23 लाख स्टूडेंट्स। अब ये क्या कर रहा है, 23 लाख स्टूडेंट को एसेस कर रहा है। ये कर किस बेसिस पर है, अगर कोई एसेस करता है तो किस बेसिस पे, देखिए अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, तो अब क्या हो गया, काफी लंबा समय हो गया, तो अब ये वो देखना चाह रहे हैं, ये देखना चाह रहे हैं कि वो जो पॉलिसी है वो ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट भी हुई कि नहीं हुई, तो इसीलिए ये सर्वे, और ये सर्वे किया किसके द्वारा जाएगा, परख द्वारा। तो परख क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये होगा। ठीक, तो इतना आपको याद, वो ध्यान रखना है पूरा। बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल आया, कल भी हमने इसको कवर किया था, आज थोड़ी और डिटेल आई है। 19 अमेंडमेंट इसमें होने हैं, सही है, और 5 लॉ हैं जिसके तहत होने हैं, तो कल भी हमने ये कवर किया था। RBI का एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, SBI एक्ट है, बैंकिंग कंपनीज एक्ट है, और बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1980। क्या क्या होने वाला है देखिए, इसमें कुछ कुछ बातें अभी निकल के आई हैं, बाकी तो बिल क्योंकि अभी आ गया है वहां आपका लोकसभा में। तो बिल में क्या है कि पहले एक वो व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकते थे, अब 4 को नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है कि ऑडिट जो है बैंक के उसकी क्वालिटी बढ़ाई जाएगी। जो कोऑपरेटिव बैंक है वहां क्या होता है, अक्सर जो उनका गवर्नेंस स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा ढीला होता है, वो उतना सख्त नहीं होता, क्योंकि RBI का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है किन में, बाकी कोऑपरेटिव बैंक में। RBI का डायरेक्ट कंट्रोल रहता है अर्बन कोऑपरेटिव में, कंट्रोल का मतलब वो रेगुलेटेड वो रहते हैं, पर बाकी जो अपने दूसरे वाले हैं अर्बन कोऑपरेटिव के अलावा रूरल कोऑपरेटिव और बाकी सब कोऑपरेटिव, वो RBI के द्वारा डायरेक्टली रेगुलेटेड नहीं रहते हैं, इसीलिए वो किसके द्वारा होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो डिपेंड करता है कौन सा वाला। तो वो जो है उनके लिए बेटर गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। फिर अपडेटेड रिपोर्टिंग डेडलाइंस होगी वो। दूसरा क्या कर रहे हैं, जो डायरेक्टर है टेनियर, जो डायरेक्टर है कोऑपरेटिव बैंक के, उसका टेनियर 8 साल से बढ़ा के 10 साल कर दिया है, ताकि उनको थोड़ा लंबा समय मिल सके, वो बड़े चेंजेस कर सकें। अभी डायरेक्टर जो है वो सर्व कर सकते हैं स्टेट कोऑपरेटिव में भी और सेंट्रल कोऑपरेटिव में, यही मैं कह रहा था, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव में। तीसरा इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन, उनके लिए भी कुछ बातें उसमें करी गई। ठीक, तो ये 4 आप देखिए। अब क्या हुआ है कि पेज जो क्रेडिट कार्ड की है एडिशन की, वो 50% तक घट गई है। कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे कि कंजम्पशन देश में घट रहा है, ठीक है, अब ये एक और आंकड़ा आया है कि जिसमें क्रेडिट कार्ड एडिशन नहीं हो रहे, तो लगभग ये आधे हो गए। उसके 2 रीजन है। एक तो पहला रीजन ये कि RBI क्या कर रही है कि अब टाइटर रिस्क मैनेजमेंट रोल आ रही। होता क्या है, लोगों को क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है, अब वो क्रेडिट कार्ड दे तो दिया जाता है पर उनकी क्रेडिट वर्थिनेस चेक नहीं होती। अब वो क्या करते हैं, जैसे उन्होंने क्रेडिट कार्ड में मान लो उनकी लिमिट है 50,000, उन्होंने 50,000 की शॉपिंग कर दी, फिर वो पैसे ही नहीं दे पा रहे क्योंकि पैसे है ही नहीं, वो आदमी क्रेडिट वर्थ था ही नहीं, तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है। तो अब क्या करा है बैंकों, RBI के द्वारा इनको दबाव दिया जा रहा है कि आप क्या करो, जो रिस्क होता है, जैसे मान लो अगर बैंक होम लोन दे और 100 रुपए लोन पे दे, 100 रुपए का होम लोन दे सपोज, 100 रुपीज का होम लोन दे बैंक, तो भाई इसमें जो रिस्क होगा वो कितना होगा, वो लेस देन 100 होगा। वाई, बिकॉज वो सिक्योर्ड होम लोन है। अब आप सोचो नॉन सिक्योर्ड है, मतलब 100 रुपए वो क्रेडिट कार्ड में दे, तो वास्तव में रिस्क कितना है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, 100% से भी ज्यादा। क्यों, उसका रीजन, क्योंकि एक तो उसने 100 रुपए दिए, भाई उसमें कुछ ब्याज भी तो कमाई होगी, हाँ, और यहाँ क्या है, कोई सिक्योरिटी नहीं, अनसिक्योर्ड क्रेडिट है, तो क्रेडिट कार्ड का जो लोन होता है वो हाईली रिस्क होता है, इसीलिए वो इतने महंगे इंटरेस्ट रेट में मिलता है। समझ रहा, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो क्या हो रहा है, एक तो टाइटर रिस्क मैनेजमेंट, दूसरा राइजिंग डेलिक्वेंसी। डेलिक्वेंसी मतलब ये ऐसा हो रहा है लोग ज्यादा से ज्यादा डिफॉल्ट हो रहे हैं, तो ये दोनों चीजें अभी RBI ने क्या करा, थोड़ा मामला टाइट किया, इसीलिए क्रेडिट कार्ड की फीस एकदम से 50% हो गई। अगला देखते हैं, RBI आस्क बैंक टू रीएक्टिवेट फ्रोजन और इनऑपरेटिव अकाउंट। RBI ने वो बैंकों को ये हिदायत दी है कि जो इनऑपरेटिव अकाउंट है उन्हें आप वो क्या करो, फिर से रीएक्टिवेट करो। अब ये क्या होता है देखिए समझिए, इनऑपरेटिव अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें कोई भी ट्रांजेक्शन ना हुआ हो 2 साल में, ये भी हम थ्योरी में पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप चिंता मत करिए, ये सब पढ़ेंगे। अब वो RBI क्या रहा है, RBI ये कह रहा है कि एक तो आप रीएक्टिवेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई कराइए। बहुत सारे बैंक ऐसे वहां व्यक्ति को जाना पड़ता है खुद,
अब वो क्या नहीं कर रहे होते हैं, वो मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग को के चैनल का यूज नहीं कर रहे होते। भाई मैं मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग में भी तो अपना आधार और पैन अपलोड कर सकता हूँ। आजकल तो मैं अपना आधार वेरिफिकेशन घर बैठे बैठे कर सकता हूँ थ्रू ओटीपी, तो इसमें क्यों नहीं हो सकता? तो यही है, इन ऑपरेटिव अकाउंट में केवाईसी अब अपडेट कराएं, उसके लिए बैंक ना जाना पड़े, बाकी चैनलों के थ्रू वो काम। ठीक, वीडियो केवाईसी भी हो सकता है, जैसे आपने कभी डीमेट अकाउंट खुलाया हुआ तो उसमें वीडियो केवाईसी होता है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? ठीक, तो ये सब चीजें आरबीआई बैंकों को प्रेशर दे रहा है। अभी क्या हुआ, हाल ही में बड़ी महत्वपूर्ण सी घटना हुई है। जो बाइडन ने जाते जाते क्या करा, अपने बेटे को हंटर बाइडन को पार्डन ग्रांट कर दिया। अब ये क्या है कि ये मतलब कई लोग शॉक हुए। ठीक है, हालांकि जो बाइडन ये बोलते रहे पहले कि मैं ऐसा वो नहीं करूंगा, पर देखिए एट द एंड ऑफ द डे तो आदमी वही करता है जो उसे करना होता है। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि वहां काफी कंट्रोवर्सी हो गई। अब इसी के अब ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंडिया में क्या पार्डनिंग पावर है वो प्रेसिडेंट की। तो इंडिया में जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट की वो है आर्टिकल 72। सही है, आर्टिकल 72 के अंदर वो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर आती है। सेम पार्डनिंग पावर गवर्नर की भी होती है, मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं होता, कुछ डिफरेंस तो होता ही है, राष्ट्रपति के बाद कुछ एक्स्ट्रा होती है, ये भी हम डिटेल में पॉलिटी में पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 161 में गवर्नर के पास होती है पावर। सही है, ये जो दोनों पावर है ये ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट नहीं, ये गलत लिखा है, ऑन द एडवाइस ऑफ सीओएम। सीओएम मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर ये पावर एक्सरसाइज की जाती है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति का मन है तो ये कर दिया। अच्छा, यूएसए में ऐसा नहीं होता। यूएसए में क्या होता है, प्रेसिडेंट जो एग्जीक्यूटिव है वो पार्लियामेंट से इंडिपेंडेंट होती है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। अमेरिका में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव अलग है, पार्लियामेंट अलग है और जुडिशियरी अलग है। ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति जो पार्लियामेंट का मेंबर हो वो एग्जीक्यूटिव का मेंबर, मतलब राष्ट्रपति चुना जाता है वो अपने लोग खुद चुनता है। इसीलिए अभी आप न्यूज में देख रहे होंगे कि राष्ट्रपति बाइडन धीरे धीरे करके लोग को अपने चुन रहे हैं। सही है, तो वो राष्ट्रपति बाइडन को अधिकार होता है। सही है, प्रधानमंत्री के पास जैसे भारत में अधिकार है। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी मंत्री बनेगा भारत में वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। पर ये कंडीशन जो है वो अमेरिका में लागू नहीं होती है। वहां जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट है, वो एब्सोल्यूट है। भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो जिम्मेदार है किसके लिए, मतलब अपने कामों के लिए, किसके प्रति, जनता के प्रति। पर जिम्मेदारी तय कैसे होगी, उन्हें लोकसभा के प्रति वो जिम्मेदार है, लोकसभा, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक, ये ध्यान रखिए। भारत में क्या होता है, जो ये पार्डनिंग पावर है क्या ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर वो गत आती है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है पार्डन्स को, और उसके कुछ ग्राउंड है। ग्राउंड क्या है, आर्बिट्रेरीनेस, मेलाफाइड इंटेंशन। कहीं राष्ट्रपति ने मेलाफाइड इंटेंशन तो नहीं, अब जैसे जो बाइडन का है पूरा मेलाफाइड इंटेंशन दिख रहा है, अपने बेटे को दे दिए। अरे तुम्हारा बेटा इतना ही सच्चा था तो दूसरे को देने देते, अब ये तो पहले ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो भारत में क्या है, सुप्रीम कोर्ट में से चैलेंज किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं, ये डेटा की मैं बात कर रहा था, अभी हमने पढ़ा था ना सूर्य घर बिजली, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो उसका आज डेटा आया पेपर में कि 1.45 करोड़ लोग इसके तहत लाभान्वित हुए। उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें से 6.34 लाख का तो इंस्टॉलेशन भी तो कंप्लीट हो गया। सही है, और इस पूरी स्कीम में मतलब ये क्या हो रहा है कि सरकार का टारगेट है कि 1 करोड़ रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन करे जाएंगे और FY 27 तक इस पर खर्चा आएगा 75,000 करोड़। इस डेटा का आप यूज कहाँ कर सकते हैं, इस डेटा का यूज कर सकते हैं आप ऐसे में, इस डेटा का यूज कर सकते हैं आप आंसर राइटिंग में, वहां आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15, इंडिया की टाइगर पॉपुलेशन डबल हो गई। आज टाइगर पे बहुत डेटा है, मतलब एक तो टाइगर की पॉपुलेशन डबल हो गई है, 1411 के आसपास से अब ये जो है 3682 हो गई। 2006 में 1411 के आसपास थी। कारण क्या है इसका, एक तो देखिए भारत में बहुत ध्यान दिया जा रहा है टाइगर पे। ठीक है, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल भी है, तो एक प्रोजेक्ट टाइगर को चलता है भारत में। दूसरा क्या है, NTCA जो ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसके द्वारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए गए कि टाइगर की जो है वो प्रोटेक्शन इंश्योर की जा सके। तो भारत में भी ऐसा होता है, नेशनल पार्क के साथ अलग से टाइगर कंजर्वेशन होता है। तो अभी भारत को में क्या हुआ है, 57th टाइगर रिजर्व बना है। वो कहाँ बना है, रत्नापनी। रत्नापनी का है मध्य प्रदेश में, और ये मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है। इंडिया का 57th है और मध्य प्रदेश का कौन सा है, 8वां। ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा, अभी के करंट अफेयर्स में ये पेपरों में बिल्कुल आ जाएगा। इसका नाम क्या है, रत्नापनी, है कहाँ, मध्य प्रदेश में। ठीक,
तो एक तो टाइगर की पॉपुलेशन डबल हुई है, दो रीजन है, तो ये मुख्य कारण है। एक तो NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा लिए गए मेजर, दूसरा प्रोजेक्ट टाइगर, तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 57 टाइगर रिजर्व, रत्नापनी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व। ठीक। 17 चाइना ओपन फर्स्ट एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन एट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में क्या होता है, सही है, ये लोग मतलब भारत चाइना बड़े बड़े देश ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर को मॉनिटर करने के लिए वहां स्टेशन सेटअप करते हैं। तो अभी चाइना ने एक पहला अपना एटमॉस्फेरिक स्टेशन मॉनिटर किया, मतलब सही है, स्टैब्लिश किया। ये कहाँ का है, लर्शमान हिल है ईस्ट अंटार्कटिका में ये। तो आपको क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, फर्स्ट एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन established in अंटार्कटिका बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, चाइना, इंडिया, यूएसए, तो उसका आंसर क्या होगा, चाइना। अगला देखते हैं 18th अटल इनोवेशन मिशन एंड स्वीडिश एम्बेसी इन कोलैबोरेशन विद नॉर्डिक पार्टनर्स नॉर्वे, डेनमार्क और फिनलैंड। इन्होंने क्या करा है, सी स्टेम करके पूरी एक इनिशिएटिव था उसको कंक्लूड कर लिया। तीन चीजें याद रखनी, एक तो सी स्टेम को याद रखना है, दूसरा इसमें मेन भागीदार कौन है, तो अटल इनोवेशन मिशन, स्वीडिश एम्बेसी। अब ये इनिशिएटिव का एम क्या है, इस इनिशिएटिव का एम है कि यंग इनोवेटर्स, सही है, वो क्या करें, बैटरी टेक्नोलॉजी और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए काम करें। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि सोलर पावर हम बना तो लें, पर होता क्या है, वो सोलर पावर बना तो लें हम, सही है, और खूब सारे प्लांट भी लगा लें, पर बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है इतनी, तो कितनी सारी बैटरी वो लगेंगी। अब ऐसी बैटरी नहीं बनी जो छोटी हो और बहुत ज्यादा पावर स्टोर कर सके। तो बैटरी सिस्टम अगर दुनिया को रिन्यूएबल एनर्जी में की तरफ बढ़ना है तो बहुत एडवांस बैटरीज की आवश्यकता है, बहुत एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, इसीलिए पूरी दुनिया इस पर फोकस कर रही है। तो सी स्टेम करके जो योजना है, ठीक है, जो मतलब इनिशिएटिव है, उसका भी ये कारण है। ये देखिए ये पूरा जो है वो अटल इनोवेशन मिशन का यूट्यूब का चैनल है, वहां का ये एडवर्टाइजमेंट है। तो इसमें आप देख रहे हैं, वो देख पा रहे होंगे, सबका नाम है। ठीक, तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। नर्स मारिया विक्टोरिया जुआन, ये है, ठीक है, ये कर्नल है, ठीक है। तो इनको अवार्ड मिला है कौन सा, एस्टर गार्डन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड, ठीक है। तो इसमें क्या ध्यान रखेंगे, इसमें ये ध्यान रखेंगे कि एस्टर गार्डन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड, ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसको मिला है। तो सही आंसर इसका क्या है, ये मिला है, एक मिनट दीजिए, ये मिला है कर्नल मारिया विक्टोरिया पी जुआन को। तो ये नाम थोड़ा टफ रहेगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। और ये मिलता किनको है, ये उनको मिलता है जो मतलब ये कोई एक्सेप्शनल काम करता है नर्सिंग प्रोफेशन में वर्ल्ड वाइड, तो ये उनको मिलता है। और बड़े गर्व की बात है कि इस बार ये भारतीय को मिला। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स यही समाप्त करते हैं। जाते जाते मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, हम इतने दिन से पढ़ रहे, तो अभी हमने कल या परसों के करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन पढ़ा था, एक करंट अफेयर पढ़ा था। अब मैं वो क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूं, और अगर आप वीडियो तक यहां तक पहुंच गए तो मैं चाहता हूं कि आप उसका आंसर दें। तो सवाल ये है कि अभी अभी भारत में क्या हुआ, Q2 में FDI के आंकड़े हैं, तो कौन सा ऐसा देश है जिसने 50% ऑफ टोटल FDI इन Q2 भारत में भेजा है। हमने एक दिन पहले ये पढ़ा, तो मैं चाहता हूं आप कमेंट वो सेक्शन में इस सवाल का आंसर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हम मिलते हैं कल।